अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 104 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 3 का। हम 103 में ये सवाल कर रहे थे, इसका पार्ट बी अभी कुछ बच्चे शायद कम है तो ये पूरे कर लेते हैं जरा बच्चे। पार्ट बी भी मैं यहीं पे करा देता हूं। पार्ट बी वो कहता है कमेंट ऑन डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल एंड वेरी सिंपल। ये मैंने आपको जबानी बता दिया था, ठीक है। तो आपने यहां पे उन्हें बताना है कि मार्जिनल, मैं बताता हूं आपको बस इतना सही, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। मुझे बताइए मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज हो रहा हो तो वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस बनता है, मतलब निकालते हैं हम। ये वेरिएंस निकाला था, वेरिएबल ओवरहेड होते हैं ना, एब्जॉर्प्शन में भी होता है। अच्छा, मार्जिनल में वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, एब्जॉर्प्शन में भी होता है। कोई फर्क? मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंस वेरिएंस यानी एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, इधर भी होता है। ले जी, नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे और कोई वेरिएंस नहीं। अगला वेरिएंस जो वॉल्यूम वेरिएंस है, वो वॉल्यूम वेरिएंस कहां पे आता है? एब्जॉर्प्शन में। वॉल्यूम की वजह से जो वेरिएंस आता है वो एब्जॉर्प्शन में आता है। अब वो वॉल्यूम भी मांग लेता है कभी कभी, कभी उस वॉल्यूम का अगला ब्रेकअप कैपेसिटी और एफिशिएंसी मांग लेता है। तो मैं यूं ही लिख देता हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस वो आएगा एब्जॉर्प्शन में, और ये वॉल्यूम आगे मजीद भी टूट कर आ सकता है। अगर वो कह देगा सवाल में तो आप इसको एफिशिएंसी और कैपेसिटी में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है जी। कर ले यार, चलो ये जनाब आपका अपने अल्फाज में लिख लेना बेशक इसको। ये पार्ट बी था, सवाल का बी पार्ट इतना, बी पार्ट, ठीक है जी। कमेंट करना है तो ये कमेंट हो गया, आपने बस ये लिख देना अपने अल्फाज में कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ये वेरिएंसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन में जो है वो ये होते हैं, मार्जिनल के अंदर ये वेरिएंसेस नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात कमेंट ही करना है ना, ये आपका पार्ट बी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक प्रॉब्लम है जो आज वाले सवाल में हिट लगा रही है आके आपको, तो पहले वो प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि ये जो सवाल किया था, नहीं ये नहीं, इससे पिछला गालिबन जो किया था, उस सवाल के अंदर उस प्रॉब्लम ने हिट क्यों नहीं लगाई थी। कौन सा सवाल है? ये तो हमने करना है ना, हैवी सवाल। ये जो जुमला है ना, ये कहीं और लिखा हुआ था, जरा मुझे बताओ। मैंने जो सवाल आपको करवाए हैं उनमें मुझे कहीं ढूंढ के बताना है आपने, ताकि मैं कंपैरिजन बता सकूं। कहीं नहीं लिखा हुआ था? हाँ है, चलो खामोशी वाला केस है ना, वैसे होना चाहिए था। चलो आगे आ जाएगा, ठीक है, चले। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है पहले मैं वो समझा दूं। आज तक जितने भी सवाल हमने किए, एक चीज तो मैं लिखता आया कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, मारा इसको मैंने, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड के, यूज्ड के बराबर है मटेरियल, कोई लॉस वगैरह ना हो तो। फिर एक आधे सवाल में लॉस भी आया था, ठीक है। स्टॉक सवाल के अंदर आ जाए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या चेंज आएगी, ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हम यहां पे लिख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। क्योंकि खुला टाइम है, सवाल पूरा हो ना हो कोई बात नहीं, हो जाएगा वैसे इंशाल्लाह, खुला जो टाइम है। पहले प्रॉब्लम कर लें, नॉर्मल क्लास में विद प्रॉब्लम ये सवाल नहीं होता, पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। समझ ना भी आए तो खैर है, कल मजीद बात कर लेंगे, ठीक है। आएगी क्यों नहीं, वैसे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन 6 करना है ना हमने। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री किसी सवाल में अभी तक थी ही नहीं, यानी जितना मटेरियल परचेज कर रहे थे वो यूज हो रहा था।
अगर रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री आ जाए तो क्या रॉ मटेरियल परचेज और कंज्यूम्ड सेम होगा? नहीं ना होगा। ये मसला अभी तक सवाल में नहीं आया, अब आ सकता है। मैं वैसे बता दूं, जो सवाल हम कर रहे हैं, शुरू करने लगे हैं, जिसकी नियत की है हमने, हैवी सवाल है। ओए होए होए, ये जो हैवी सवाल है ना जी, इसमें वो कह रहा है कि ये ओपनिंग में पड़ा था, ये परचेज किया क्या चीज? मटेरियल। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक है, कुछ क्लोजिंग भी होगा, परचेज और कंज्यूम्ड बराबर नहीं होने। ये डिस्कशन असल में आज करनी थी। तो मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में मटेरियल परचेज ने आना होता है, ठीक है, आज तक तो हमने यही देखा था। और फिर यूजेज में मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता था। अच्छा, मटेरियल कंज्यूम्ड तो अब भी वैसे ही रहेगा। लड़ाई सिर्फ किस में आनी है? प्राइस के वेरिएंस में। लड़ाई किस में आनी है? प्राइस के वेरिएंस में। आज तक मटेरियल जो परचेज करते थे वही यूज के बराबर होता था, मसला नहीं आता था, ठीक है। तो ये जरा प्रॉब्लम पहले समझें, अप्लाई होते हुए जरा मसला आ रहा होता है, लेकिन सवाल के अंदर, एक दो सवालों के अंदर जब इसको देखेंगे, जब सवाल करेंगे, स्टॉक आने लग जाएगा, तो ये रूल परख के हम इस रूल को पक्का करते जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है जो आपको यहां पर आया करेगी। वो क्या है जी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, यानी अगर आ रही हो तो मतलब क्या होता है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बराबर नहीं है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ये बराबर नहीं होगी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड के, यूज्ड के। ये तो पक्की बात है। अब हमारे वेरिएंसेस पर क्या असर पड़ना है, ये ठीक है, ये सही है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज के बराबर कब नहीं होती है? जब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ रही हो। हाँ, अनलेस के ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम हो, लेकिन मैं जाहिर है उस केस की बात तो नहीं कर रहा। मतलब दोनों डिफरेंट हैं। कब? जब स्टॉक्स यानी स्टॉक पड़ा होगा, तो फिर जो परचेज है वही कंज्यूम्ड नहीं होगा। हमें कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा, परचेज देगा, या परचेज निकालना पड़ेगा, कंज्यूम्ड देगा, जो भी होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा मामला आ जाए तो हमारे वेरिएंसेस पे क्या असर पड़ना है, ये बात करने लगे। हमारे दो वेरिएंसेस हैं जी, मटेरियल के दो वेरिएंसेस हैं। कौन कौन से जी? प्राइस और, इसको जरा इधर ले आए, ऐसे काम है पहले टाइम करने का मजा आता है, सुकून से समझें, ना समझ आया तो 10 बार समझें। बच्चे को समझ नहीं आ रही, कोई गल नहीं, समझाई जाओ, टाइम ही खुला है जी। नहीं होगा तो खैर कल कर लेंगे, लेकिन अगली क्लास की कोई टेंशन नहीं ना होती। अच्छा ले जी, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हमारा एक वेरिएंस है, और दूसरा हमारा वेरिएंस जो है वो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। अब अगर हमारी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ जाए, ये सिचुएशन आ गई, और हमारी जाहिर सी बात है इस सूरत में एक्चुअल क्वांटिटी जो परचेज की है टोटल और जो यूज हुई है ये बराबर नहीं होगी, पक्की बात है। तो हमारे मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्या चेंज आएगा? तो उसका जवाब है मटेरियल यूजेज वेरिएंस में इस सिचुएशन से कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि मटेरियल यूजेज वेरिएंस में हमने लेना ही कौन सा है? यूज्ड। कौन सा लेना है? यूज्ड। इसमें कोई टेंशन, नो चेंज इन दिस वेरिएंस फॉर्मूला। फॉर्मूला वही रहेगा, स्टैंडर्ड, ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी आती है जी यहां पर? यूज्ड। वो यूज्ड ही है, यूज्ड ही आएगी, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो जी, अद्धा रोड़ा तो उंजी मुक गया कि अगर आपकी मटेरियल परचेज की अमाउंट यूज के बराबर नहीं होगी तो वो कब होगा? जब आपकी मटेरियल की इन्वेंट्री आ रही होगी। तो अगर इन्वेंट्री आ रही हुई सवाल में, तो यूजेज वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा? नो असर, ठीक है। अब रह गया एक वेरिएंस, कौन सा? प्राइस। प्राइस वेरिएंस के अंदर चेंज आना है। अब वो चेंज क्या है ये जरा ध्यान से देखिए। पहले मैं वो सिचुएशन बनाऊंगा जिसमें कोई चेंज नहीं आना, वो मेरे ख्याल में आज वाला सवाल नहीं है हमारा, तो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल चेंज वाला सवाल है, वो फिर मैं प्रूफ करता हूं आपको। फिलहाल तो सिर्फ फॉर्मूला लिखकर इसको नोट कर लेंगे ना, उसके बाद फिर देखेंगे। अच्छा जी, अगर सवाल में वो कहता है कि मटेरियल इन्वेंट्री, मटेरियल, इसको कुछ और ना लिखूं, रॉ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, कुछ ऐसा लिखूं, ये समझ आ रहा है?
समझ, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक आ रहा है, ठीक है ना, क्लोजिंग लेट्स से, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक आ रहा है। अगर मटेरियल इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं, सवाल कहता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट नहीं एनआरवी नहीं, इज वैल्यूड, वो एनआरवी तो बेटा IS2 कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रखो, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं फिलहाल कॉस्ट की बात कर रहा हूं कि हम उसको वैल्यू किस पे करते हैं, फाइफो या एवको जैसे लगाते थे तो किस वैल्यू पे रखते हैं। देखो अब हमारे पास ना दो रेट्स आ गए, मेरे पास 5 किलो चावल पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक में, मैंने उनको बैलेंस शीट में शो करना है, तो फाइफो या एवको जो भी है उसमें कोई रेट तो यूज होते हैं ना। अब रेट अगर आपने रिसेंट वाला उठाया है तो फाइफो यूज कर रहे हैं, और अगर आपने एवरेज किया तो एवको, लेकिन रेट कोई तो होगा ना। अब रेट असल में आपकी जिंदगियों में दो आ चुके हैं, एक वो जो स्टैंडर्ड होता है और एक वो जो एक्चुअल है। असल मसला ये, तो आपने इन्वेंट्री को एक्चुअल रेट पे रखा हुआ है या स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है, ये फर्क है जिस वजह से आपके इस फॉर्मूला के अंदर चेंज आएगा छोटा सा, ठीक है, वो मैं प्रूव करूंगा, पहले लिख ले फिर मैं आपको समझाता हूं, है बहुत आसान बात, और समझने के बाद फिर बाकी सारी चीजों को डस्टबिन में फेंकते हैं और एक बात याद रख लेते हैं हम पर्चे के लिए, ठीक है ना, लेकिन समझे पूरा। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अगर हम दो ऑप्शन है हमारे पास कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को हम वैल्यू करें, इज वैल्यूड, हम कर सकते हैं एट स्टैंडर्ड रेट, इज वैल्यूड, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट, इज मैंने हटा दिया, जरा जगह बचाइए, ठीक है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड रेट, और इसी बात को वो यूं भी लिख सकता है, चलो छोड़ो, और क्वेश्चन साइलेंट हो, असल मैंने ये लिखना है तो मैं लिख देता हूं थोड़ी देर में, फिलहाल जरा कॉन्सेप्ट तो समझा लूं, ठीक है, इसको थोड़ा और इधर ले जाएं यार, बाद में तस्वीर आपकी बेहतरीन बन जाएगी। ये सिर्फ आपने अकेली तस्वीर बनानी है ना, वो तो पहले से बना हुआ है, ऐसे करके एंड में बस तस्वीर खींच लेंगे, ठीक है। ले जी, अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपने, बल्कि डिब्बा बड़ा कर लो और भी लिखना है बाद में, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को आपने रखा हुआ है स्टैंडर्ड रेट पर, तो बेहतरीन हो गया, आपके वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है। अब अगर तो सवाल में यह जुमला लिखा हो कि मटेरियल इज वैल्यूड, स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड रेट, या ये लिखा हो या क्वेश्चन इज साइलेंट, या क्वेश्चन क्या हो जी, साइलेंट हो, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो इन दोनों सूरतों में आपकी वेव्स होंगी और आप उन्हें किल करेंगे, ठीक है। अब अगर तो ये जुमला आज वाले सवाल में लिखा हुआ है, ओए 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 ओए, कोई मसला नहीं है, सवाल जैसे कर रहे थे कुछ नया नहीं होना, और अगर है तो फिर गड़बड़ है वही दिखानी है। तो सवाल देखते हैं पहले। ये मैंने इसे इकट्ठा इसलिए कर रहा हूं कि जब रिवीजन क्लास आपकी होती है ना, तो फिर मैं ये चीजें उठा के एक जगह इकट्ठी करता हूं, कुछ डिस्कशन करता हूं, और जो फॉर्मेट्स बने हुए क्लास के इकट्ठे करता हूं एक जगह पे, तो वो रिवीजन के अंदर फिर आसानी हो जाती है, मेरी भी आसानी हो जाती है, आपको भी। फिर वो मैं तस्वीरें खींच के भेज देता हूँ इकट्ठी के, ये टॉपिक वाइज इकट्ठे भी हो जाते हैं, करने तो पड़ते ही है ना, तो आपको भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये मैं यहाँ इकट्ठा लिख रहा हूँ। आप कहते हो कि यहीं पे गंद मारी जा रहा है, सवाल कितना दूर है, इससे प्रॉब्लम्स की हेडिंग आएगी और सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आके यूँ रिवाइज करेंगे, ये प्रॉब्लम है और तीसरी इधर आएगी, ठीक है ना। वो जरा ऐसे जरा लंबी ज़्यादा होनी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया। अब प्लानिंग चेक करो, प्लानिंग ही करता है बस, और करता कुछ नहीं है ये। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, क्या दिल में आ रही है? या तो लिखा हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं, या चुप हो, या लिखे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री में बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड। ओए होए 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 होए, एक्चुअल देयर इज नो, अच्छी तो फिनिश गुड्स है, सॉरी रॉ मटेरियल कितने हो रहे, रॉ मटेरियल में भी कमा ऐसे कम हो गया, मैं तो सवाल सोच के आया सी दूजा है, नहीं रॉ मटेरियल ये पड़ा है, वो तो फिनिश गुड्स है, ये क्या है, रॉ मटेरियल। अच्छा, उसका भी एक अपना वो नवा कट्टा खुलेगा कल या परसों इंशाल्लाह, देखेंगे, फिर उसको पकड़ के बांधेंगे। फिलहाल इधर देखो, आंखें बंद करके हम इधर आए, या अल्लाह लिखा हो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री किस पे होती है, तो 5 वापस
फिर स्टार्ट किया जी, हम आंखें बंद कर गए, या अल्लाह रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इसने लिखा हो स्टैंडर्ड रेट पर है या चुप हो। उसने कहा चुप शुप कोई नहीं, अब बोल रहा है, अब दिल थाम के आए, दिल थाम के आए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यू होती है, ओए ये तो ना, यहां पे तो ना स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना चुप है, तो ये वो चीज है जो सर ने बताई नहीं थी अभी तक। तो इसका मतलब ये है वो जुमला जिसकी वजह से आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस चेंज होगा। अगर ये जुमला सवाल में ना होता तो कुछ ना होता, यहां पर आपके वेरिएंस की शक्ल कुछ ऐसी होती, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। ठीक है जी, कोई मसला? ये तो पुरानी बात है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्या आ गई जी? परचेज्ड, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। अब इसको प्रूव मैंने थोड़ी देर में करना है, फिलहाल सिर्फ लिख तो लूं लिखना फिलहाल मसला है। और अगर उसने यूं लिख दिया, यार ये डिब्बा कॉपी ना कर लें जरा, है फिर इसको डिब्बे को चेंज कर लेंगे बाद में। अगर उसने यूं लिखा कि रॉ मटेरियल, आ जाना यार भाई, नहीं प्लीज भाई, भाई क्यों तुम मेरे स्टूडेंट्स की तरह हो गए हो, निकम्मे और नखट्टू, कामचोर। अच्छा ले जी, अगर वो लिख दे कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल रेट, इज वैल्यूड एट एक्चुअल रेट, और यूं लिख दे और फाइफो और एफको वगैरह वगैरह, तो आपका ये फॉर्मूला मटेरियल प्राइस वेरिएंस का चेंज हो जाएगा। इसमें रेफरेंस के तौर पे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 6, पास पेपर 6, स्प्रिंग्स। ये वाहिद पहला सवाल है जिसमें ये, शायद इसके अलावा कहीं मसला भी ये नहीं है वैसे बाय द वे, लेकिन रूल है कहीं और शायद है भी, तो मुझे याद नहीं आ रहा, ज़ाहिर 6 महीने पहले सवाल किए थे, कहीं और जाते जाते आ जाएगा तो हमें क्या मसला है, जब एक बार सीख लिया तो 76 दफा आया, हमें से क्या मसला, सिर्फ पहली बार इसमें आया है। 5 सवालों में यह मसला नहीं आया था, 5 सवालों में तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री नहीं आई थी। तो पहला मसला, तो पहली चीज है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आए, और फिर अगर आए तो उसमें वो ये लिख दे या चुप हो, मौजें वेव्स, और अगर खुदा ना खास्ता उसने ये लिख दिया हुई 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 हुई, तो स्प्रिंग का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर आपका 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 ये वाला वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज हो रहा है। अच्छा प्रूव कर लेंगे, चेंज को एडी वड्डी कोई नहीं आ रही, सब वैसे ही है, इतना सा चेंज है। और सर रोला तुसी एडा पाया हो, ऐसी यहां पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बजाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ले लेंगे, बस चेंज इतना सा। अब मैं प्रूव मैं करूंगा, अब सर जी सवेर दा रौला पाया सी, इन्नी सारी गल सी तुहानू डायरेक्ट दस देंदे, यह मसला है, ये कोई मसला है? ये तो कोई मसला नहीं, इसको प्रूव मैं कर देता हूं। प्रूव किए बगैर भी पर्चा पास हो सकता है, प्रूव किए बगैर भी। मैंने आपको वो रूल बता दिया है जो आपका सारे पर्चों में लग सकता है, क्योंकि इससे बाहर तो तीसरी ऑप्शन है नहीं। पहली बात, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आए तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर तो परचेज और यूज वैसे ही बराबर है, लड़ाई खत्म हो जाती है। तो पहली लड़ाई शुरू होने की इब्तिदा कहां से है? तुमने मुझे ये क्यों कहा? नहीं सॉरी, पहली लड़ाई की इब्तिदा क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री हो मटेरियल की। अब अगली बात, अगर वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो फिर वो क्या दे स्टैंडर्ड पे इसको वैल्यू करते हैं हम स्टॉक को, या वो चुप हो तो मौजें करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है सवाल में। छोटा सा चेंज क्या आएगा जो हमारे सवाल ने बदतमीजी कर दी थी कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को किस पर रखते हैं? फाइफो एफ को, या एक्चुअल लिख दे, ठीक है। तो यहां पर आपका चेंज आ जाएगा, और वो चेंज सिर्फ इतना सा है कि आपने इस फॉर्मूला में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बजाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज करनी है। ठीक है जी, सही है, इसको नोट करें। मैं जरा जल्दी से लेक्चर देख लूं जो तैयार हुआ है, उसमें ऐड कर दिया उसने। ये जितनी को स्पीड यहां पे नेट की आ रही है ना, 13 मिनट में वो कह, अच्छा 13 सेकंड, 1 मिनट, फिर 5 सेकंड। मैं जरा यहां से डाउनलोड कर लूं जरा दरवाजे तक, आप ये नोट करें। नहीं हॉटस्पॉट इतने नेट सिग्नल नहीं आ रहे तेरे, हॉट नहीं स्ट्रॉन्ग वाले नहीं आ रहे, ये 194 MB है ना,
मैं इधर ही हूँ, अल्लाह हाफिज, जल्दी नोट करो। या इसको यहाँ पकड़ के ऐसे ले जाओ ना बाहर, नहीं यहाँ से भी नहीं आ रहा। चलो ये बाहर 2 मिनट रुको, जब ये पूरा हो जाए ना तो इसको दबाना मत, स्क्रीनशॉट नहीं लेना मैंने। ऐसे ही फिर मुझे ला देना, और कुछ ना मैसेज पढ़ते रहना मेरे व्हाट्सएप से। अच्छा जी। चले जी, ये हो गया नोट। ये 2 प्रॉब्लम्स, एक और रह गया बस प्रॉब्लम, और एक छोटी सी प्रॉब्लम ही है, टोटल यही है बस। शुरू करें सवाल। अब पहले सॉरी इसको प्रूफ तो कर लें, पहले सवाल को जरा पढ़ें। अब सवाल को पढ़ें, सवाल में और कोई चेंज है तो वो बताएं। सवाल में कहता है कंप्यूट करो बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स फॉर ऑफ बीटा फॉर द मंथ दिसंबर 2015 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, सीमा एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस वेरियस लेदर गुड्स, इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट बीटा, द फॉलोइंग वाज एक्सपेक्टेड। यानी ये यूज ही कौन सा करते हैं, इसीलिए इनको आप देखोगे इनके फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो अलग से नजर आ रहे हैं और वेरिएबल ओवरहेड वैसे ही अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं, यानी वेरिएबल ही है। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब सी है, हट के क्या कहता है, बजटेड और एक्चुअल दोनों प्रॉफिट्स निकालो। निकालेंगे, अल्लाह खैर करेंगे, शुरू करेंगे अल्लाह का नाम लेके। मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट नहीं याद तो मैं करा देता हूं। नहीं नहीं देख लो, खुला टाइम है, आप लोगों का टाइम जाया करने के लिए बुलाया आपको। और चल खुल जा यार, तू किधर टुर गया उस्ताद। हेलो, एक्सक्यूज मी, ओके। ये गुस्सा ही कर गया, कहना यार तुझी चंगा शरीफ आदमी यार, तू 6 महीने होए ने तू बंद नहीं किया मैनू। अच्छा, तो ये है जनाब प्रॉफिट स्टेटमेंट। और यार हूँ लब के लियाओ, आमिर भाई कितने टुर गया हो मेरा मोबाइल लैके। तस्वीर खिंचनियां शुरू की, साइकिल ही लै गया। चलो छोड़ो, सेल ये वाला नहीं, ये वाला सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये तो ये प्रॉफिट बनाना है। ठीक है भाई, अभी तक नहीं हुआ, मैं आगे पीछे ना जा सकूं, उसको ले आओ, बस रहने दो, मैं क्लास के बाद देख लूंगा, बस करो। बस कर दो। अच्छा, ये तो हो गई जनाब रिक्वायरमेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट, अल्लाह खैर करेंगे बना लेंगे। जब चलेंगे सेल भी ढूंढ लेंगे, कोई कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट टोटल है पर यूनिट है, जो मिल गई वो कर लेंगे, जो ना मिली वो ना सही। आगे वो कहता है पार्ट बी में रेकंसाइल करो बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट यूजिंग रेलेवेंट वेरिएंसेस। यूजिंग रेलेवेंट वेरिएंसेस अभी भी हो रहा है, कल दफा मारो यार, कोई नहीं, क्लास के बाद भी अपलोड हो जाए, अभी तुम लोग वैसे भी पढ़ रहे हो, बाकी रेस्ट कर रहे होंगे, है ना, एफआर। अच्छा, अब जी ये निकल आएगा प्रॉफिट, ये निकल आएगा प्रॉफिट, और वेरिएंसेस हमने निकाल लेने हैं। और कौन से वेरिएंसेस हैं, रेलेवेंट वेरिएंस कौन से होंगे, सेल का भी अब रेलेवेंट है, मटेरियल कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का, ओवरहेड कॉस्ट का। ठीक है, सारे वेरिएंस रेलेवेंट हो गए। ठीक है, तो यूं कर लेंगे, बजटेड प्रॉफिट ऊपर लिखकर, आज अलग से वेरिएंस नहीं निकालेंगे, अब तो फॉर्मूलाज याद है ना, तो वेरिएंस का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में फॉर्मूला। अब इस लेवल पे इसीलिए कहा था आपको कल 5 दफा लिखो, पर नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने नहीं लिखे मैं उनको कह रहा हूं। अब जो बच्चे नहीं आए इस वक्त, तकरीबन 70% से भी कम अटेंडेंस है, अब वो बच्चे तो मारे गए इस सवाल को, जो उन्होंने फिजिकली नहीं पढ़ा। मैंने कहा हुआ है कि ये 2 हफ्ते में, ये ना समझो ये एक्स्ट्रा क्लास है, नॉर्मल क्लासेस है भाई। अच्छा चलें, ओके सॉरी, हम थे यहां पे कि इसको प्रूफ कर लें, तो सवाल में समझ आ गया हमने करना क्या है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में ये 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं ना। एग्जाम्पल क्या है जी, कि हमारे पास हमने परचेज किए हैं, केजीज में बता दो, 10,000 केजीज हमने परचेज किए थे, और क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, यूज पहले लिख दो, यूज हमने कर लिए, सिंपल सी राउंड सी फिगर हो, 8500, 8000, 8500 कर लो, 8500 केजीज, ये अज्यूम डेटा है, ताकि ये समझ आ सके कि ये क्यों लेना पड़ा। ये समझ आ जाए अच्छी बात है, ना भी आए पर्चा पास होता है, पर फिर भी मैं ट्राई तो करूं ना एक बार, कि ये कॉन्सेप्चुअली बात समझ आए कि क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो यूज हुआ
8500, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल कितना पड़ा है, ये मटेरियल की बात हो रही है, कितना 1500 केजी। अब अगर सवाल के अंदर उसने लिख दिया कि यूज करते हैं हम, कौन सा जी ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसे होगी कि जो 8500 यूज हुआ है वो हमने किस पे रखा हुआ होगा, स्टैंडर्ड रेट, और जो 1500 पड़ा हुआ है वो भी किस पर, 1500 पड़े हुए की अंग्रेजी क्या होगी, लाइंग, पड़ा हुआ है, बिस्तरे जो उसी पे होते हो जी, ये भी किस पे है, हाँ स्टॉक कर लो, स्टॉक में जो पड़ा है कितना, स्टैंडर्ड रेट। अब इसका मतलब जब ये स्टैंडर्ड रेट पे है तो आपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना होता है वेरिएंस के लिए, तो आपको यूज वाले को भी और स्टॉक वाले को भी एक्चुअल से कंपेयर करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस। इसका मतलब यह हुआ कि परचेज वाली फिगर सारी की सारी 10,000, ये टोटल 10,000 यही बनता है ना, ये 10 का 10,000 जो है, 10 का 10,000 केजीज जो है, इसमें वेरिएंस कैलकुलेट होना है, क्योंकि आपने स्टॉक को भी स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है और आपने यूज को भी स्टैंडर्ड पे लिया होता है, यूज तो जाता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। तो इसका मतलब सारी परचेज के ऊपर, चाहे वो परचेज इस्तेमाल हो गई है, चाहे वो अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है, अनइस्तेमाल्ड है, सारी की सारी चूंकि स्टैंडर्ड पे है तो आपने एक्चुअल से वेरिएंस लेना है, ठीक है। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है यार, एक तो ये एडे एडे तीर तुसी ला लेंदे हो, बाद से फिर दूजे दी जगह ही नहीं बचती, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है जी, अगर वो सवाल में कहता है देखो यूज तो हमेशा किस पे आता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालते हो ना, तो स्टैंडर्ड होता है जो यूजेज आप निकाल रहे होते हो वेरिएंस के अंदर, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक, ये बात किसकी हो रही है जी, ये क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है कि क्लोजिंग स्टॉक को अगर क्लोजिंग स्टॉक में ऐसे ये क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ये क्लोजिंग स्टॉक अगर एक्चुअल रेट पर है तो सिचुएशन क्या बनी हुई होगी, मैं इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लूं, समझ तो नहीं आ गई, कहीं पहले ही आ गई है, यार लिखने तो दो मुझे यार, यूं ना करो। अगर वो कहता है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल पे पड़ा है तो यूज वाला स्टैंडर्ड पे होगा और क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल पे होगा, तो जब एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल पे पड़ा है तो एक्चुअल का एक्चुअल से क्या वेरिएंस निकलना है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में वो कहता है कि हमने एक्चुअल यूज किया है, या FIFO एफको भी वही मतलब होता है ना, कि जो असल में एक अजम्पशन FIFO रीसेंट रेट है, एफको सारे रेट्स का एवरेज है, मतलब एक्चुअल रेट ही होता है, उसी का FIFO या एफको वो कह सकता है, मैंने ऑप्शन बताए हैं, एक्चुअल रेट असल बात है, वो एक्चुअल रेट को यूं भी कह सकता है, FIFO या एफको एक्चुअल को ही कहते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल पे पड़ा है तो भाईजान फिर सारे 10,000 पे तो वेरिएंस है ही नहीं, फिर वेरिएंस सिर्फ किसका है, इसका तो कोई वेरिएंस ही नहीं बचा, वेरिएंस सिर्फ किसका बना, तो ये सारे ही वेरिएंस में आया, तो इसलिए हमने क्या किया था, हमने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ले ली, और यहाँ पे सिर्फ किसका वेरिएंस आना है, यूज्ड का, तो हम क्या लिया करेंगे, सिर्फ यहाँ पर यूज की फिगर लेंगे, कब जब वो कहे क्लोजिंग स्टॉक को हम रखते हैं एक्चुअल रेट पर, ठीक है। ये कुछ समझ आ गई हो तो ठीक है, ना आइयो तांते बिल्कुल ही ठीक है, लोड ही कोई नहीं हैगी, ठीक है। आपने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ले ली, कब, जब उसने कहा कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड पे, या चुप भी हो तो, ठीक है। और अगर वो चुप ना हो तो फिर एक्चुअल रेट बोल दे या FIFO एफ को बोल दे, तो आपने फिर अपने वेरिएंस में क्या लेना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, क्योंकि 1500 के क्लोजिंग स्टॉक पे तो कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है। ये असल पूरी कहानी है, और अगर समझ नहीं आया तो अल्लाह का शुक्र करो, रट्टा लगा लो, पर्चा तो फिर भी पास हो जाने, और समझ आ गया तो अल्लाह का डबल शुक्र करो कि अल्लाह तूने समझा भी दिया, लेकिन फिर वापस आके सिर्फ वो बात ही याद रखो जितनी कही है, कि सवाल में अगर वो कहे कि क्लोजिंग स्टॉक को स्टैंडर्ड पे रखते हैं या चुप है, तो आपका कोई चेंज नहीं है वेरिएंस में। और अगर सवाल में सिर्फ एक जुमला आ गया, जैसा आज वाले सवाल में आ गया है कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पे रखते हैं, FIFO पे या एफको पे या एक्चुअल पे, तो फिर आपने अपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस में सिर्फ इतना चेंज करना है कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बजाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड ले लेनी है, ओके।
ये जैसे एग्जांपल वैसे ही बनाई है मैंने, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। इसको कर दूं ना डिलीट। चलो ना सही थे, ना सही। चलो यार सवाल शुरू कर दें अब। ये मसला था सारा, इन्ना सारा मसला सी, ऐ सरोड़ा एडा पाया सी, कुछ निकला तो है नहीं इसमें से। बात तो सिर्फ इतनी सी निकली है, चेंज को लबो, चेंज को। चेंज कब है? चेंज कब है? जब मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यू होती है एट एक्चुअल या FIFO को, बस। तो चेंज भी सिर्फ कितना सा है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बजाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो पिछले घंटे से मैं ये बस खप रहा हूँ, इन्नी सारी गल उल है, उन्हें मिटा ही दिता। ठीक है, चलें आगे। सारा घंटा ज़ाया हो गया। हाँ, मुझे लग रहा है घंटा ज़ाया हो गया। कितने का सवाल? चलो जी, अब द हैवीएस्ट सवाल करते हैं। आप भी कहते हो ना, ये अगर हैवी सवाल हैं तो फिर ये अगर हैवी हमें इतने आसान लग रहे हैं तो फिर आसान क्या होंगे? अच्छा बच्चों, अब पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। बजटेड सेल्स लेंगे, क्योंकि हमें उसने क्या कहा है, बजटेड प्रॉफिट निकालो और फिर एक्चुअल प्रॉफिट निकालो। तो अपनी उसने प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं कही, लेकिन हम स्टेटमेंट की फॉर्म में ज़रा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो हमने बजटेड सेल्स लेनी है, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है, और जीपी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और लेस कर दी फिक्स कॉस्ट। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस में बजटेड वाली, एक्चुअल में अल्लाह करेगा एक्चुअल मिल जाएगी एक्चुअल वाली, ठीक है। तो ये दोनों, अब ये दोनों अगर स्टेटमेंट्स अलग बना दें तो बेहतर है, ज़्यादा फनकारी ना लगाना इकट्ठे करने वाली, वरना ऐसे कहीं फंसे पड़े होगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3। अच्छा बेटा जी, ये ना, ये सवाल अब शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये ना समझा करें, वो पहले इतना देर कॉन्सेप्ट समझा फिर सवाल हुआ। बेटा कॉन्सेप्ट तो देख लो, एक बार समझा जाता है, फिर वो जब जब होगा दोबारा देर यूज, तो फिर तो पर्चे में जब जाओगे तो सारा कुछ सीख के जाओगे ना। तो पर्चे में सवाल यहां से, हालांकि ये टफ सवाल है, लेंथी सवाल है, पर शुरू अभी हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, 1 घंटे में हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, कल सही। अब जी, बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेता हूं मैं यहां पे, जिसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां पर बजटेड सेल्स लेस करूंगा मैं बजटेड, ना बेटा पूरी बात करें, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ओके। तो यहां से हम पहुंच जाएंगे बजटेड कंट्रीब्यूशन पे, और उसमें से हम लेस कर देंगे बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। तो हम पहुंच जाएंगे, और यार वो तो लिखा ही नहीं कहीं पे, वो आ गया कोई सेलिंग तो एक्सपेंस नहीं था यार, मार्कर सही नहीं है यार, सारा मसल्स बन जाने मेरे, इतने जोर लगा के लिखना पड़ रहा है। कहीं पे आपको सेलिंग एक्सपेंस तो नहीं नजर आया? सुकून है, बस फिर ठीक ही बन गया मेरा फॉर्मेट। वैसे एहतियातन क्या किया करो, इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ दिया करो कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, और इसके ये प्रॉफिट से ऊपर भी एक लाइन छोड़ दिया करो कि अगर कोई ये सेलिंग एडमिन खर्चा वेरिएबल है तो कंट्रीब्यूशन से ऊपर आना है, और अगर कोई फिक्स है तो नीचे आ जाएगा। तो एक एक लाइन छोड़कर बनाया करो आप, ठीक है, आप छोड़ दीजिए, तो बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा। अब पहली वर्किंग जो मुझे करनी पड़ेगी वो बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये रुपीज में हम देखते हैं, रुपीज में, रुपीज इन थाउजेंड में बना लेंगे, और उसके बाद अगला काम हम शुरू कर देंगे, और वो होगा, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कर क्या रहे हैं। ओ एक्चुअल, अब देखो ना दिमाग में एक्चुअल होगा तो इधर एक्चुअल लिखोगे, एक्चुअल प्रॉफिट स्टेटमेंट, एक्चुअल प्रॉफिट यहां पे निकाल लेंगे हम। मार्कर आ रहे हैं? जी, बजटेड
एक्चुअल सेल्स, लेस करेंगे एक्चुअल, लेकिन कौन सी, उसने दोनों ही इसी से निकालने के कहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद लेस कर देंगे एक्चुअल। अच्छा एक बात बताओ, अगर बजटेड दे दे और टोटल दे दे, बजटेड एक्चुअल बजटेड निकालनी हो, तो इस सवाल में तो ये वाला काम आ सकता है, पिछले 2 सवाल में किया था। टोटल एफओएच कॉस्ट दे, अंडर ओवर की एडजस्टमेंट दे, पता नहीं सवाल में है या नहीं है, लेकिन हो सकता है ना, वहां से हमें बजटेड भी चाहिए, एक्चुअल भी चाहिए, हो सकता है हमें इसमें भी वो काम करना पड़े। तो वो एक बार जो काम सीखा, बड़ा मशहूर काम है, शुरू में इसीलिए सिखा दिया कि हर सवाल के अंदर आता रहे, करते रहे। यही मसला है, वेरिएंस के फॉर्मूलाज तो आप जैसे बता रहे हैं 5 दफा लिख के याद भी कर चुके हैं, तो फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मसला क्या है? ये टफ सवाल है बड़े, इतना टफ अब आता नहीं है, ये कैफ 8 के जमाने के सवाल है, जब ये कैफ 8 में हुआ करता था। तो अगर आप ये सवालों के लिए तैयार हो गए हैं बेटा, तो फिर जो रिसेंट अब पिछली अटेम्प्ट में आया है मिक्स यील्ड, और पिछली अटेम्प्ट में गालिबन मिक्स यील्ड था, ये जाहिद एंटरप्राइजेस जो आ रहा है आपके सामने एंड पे है ना, नहीं स्मार्ट वाला, हाँ ये इससे एक एंड पे। तो ये आखिरी 2 अटेम्प्ट के सवाल हैं, और दोनों इतने आसान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है? तो मैं इसलिए नहीं बता रहा, वो आप करेंगे। ये जो आपको एंड पे नजर आ रहा है सवाल सबसे रिसेंट, ये सवाल मैं अभी आपको दे दूं, आप आराम से कर लेंगे, इसका लेवल ये नहीं है जो लेवल पे आप फिर रहे हैं। तो लिखें इसके साथ होमवर्क, लिखें। आज नहीं है, कल है, ना लिखें, कल याद कराना, कल होमवर्क, आज नहीं देना होमवर्क मैंने। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि ये आपको मैं दूसरे दिन भी दे सकता था, मुझे बस याद नहीं रहा। आप अपना लेवल, तो ये कैफ 8 जो था ना, वो बहुत हैवी पर्चा होता था, ये हम वो सवाल भी कर लेते होते हैं टॉपिक्स में। तो बी कॉन्फिडेंट, आधे से ज्यादा सवाल आप सही कर ही लेंगे इंशाल्लाह, कोई सा भी टॉपिक आ जाए तो। ओके, डरना नहीं है बस, जो डर गया वो, मैं बड़ा डर रहा हूं आजकल आप लोगों से। एक्चुअल प्रॉफिट और वर्किंग 2 हो जाएगी जनाब, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मार्कर हैं तुम्हारे, हैं सारे। अच्छा जी, अब शुरू करें जी अल्लाह का नाम लेके। सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। अच्छा वैसे बाय द वे, इधर एक मिनट रखो, उधर यहां पे प्रॉफिट स्टेटमेंट पूरी कर लेना पहले। इधर रुपीज इन, पता नहीं रुपीज इन थाउजेंड रहेगा, देखेंगे हम देखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर वेरिएंसेस अलग से निकालें और फिर रेकंसिलिएशन में अलग से उन्हीं को ही लिखना है, तो उससे बेहतर है, हाँ हम यहाँ पे छोटी छोटी वर्किंग जो करनी होगी वो कर लेंगे, और मैं यहाँ पे आपको जो रेकंसिलिएशन है ना, उसमें प्रॉफिट यहाँ पे उठाकर लिखूंगा, यहाँ से प्रॉफिट लिखूंगा, और दरमियान में जो वेरिएंसेस आने थे वो यहीं पे निकाल देंगे। ये प्रैक्टिकली आपने करना है। अब हर क्लास में मैं आपको एक कदम आगे ले जाता हूँ, पेपर के लिए तेज कर रहा हूँ ना। आपने वेरिएंस निकालनी है ना, कहीं पे अंग्रेजी वाला फॉर्मूला लिखना आपने वैसे ही छोड़ दिया है, तो जो आपने ब्रैकेट में वर्किंग करनी है वो वर्किंग इधर अलग करके यहां लाने की बजाय यहीं पे लिखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला वही है, प्लस माइनस आंसर है, रेकंसिलिएशन में खुद ब खुद जाता रहेगा। ठीक है, देखते हैं, फिलहाल तो जरा चलते जाएं, अभी तो यहां से निकले ना आगे, सवाल पढ़ लें। अब यहां पे हम क्या बनाएंगे, दूसरा पार्ट, ये क्या है, ए है, ए बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, और बी क्या है, रिकंसिलिएशन बनाओ। अब रिकंसिलिएशन हम बनाते होते हैं, हम हमेशा यहां पर क्या रखेंगे, बजटेड प्रॉफिट, ये हमने रिक्वायरमेंट ए में निकाला है, और फिर वेरिएंस निकालते जाएंगे, और एंड पे देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो बराबर होगा। नहीं मार्कर सही अभी भी, इंक भर के ले आओ उसे को यार, मेहरबानी कर दो यार मेरे हाल पे। क्लास कैंसिल नहीं हो सकती, वो पेंसिल होगी तो क्लास कैंसिल होगी, ये तो मार्कर है, होगा ना, पेंसिल क्लास कैंसिल, तो पेंसिल तो है नहीं, तो मार्कर क्लास लाजमी। अब मेरा ज़रबुल मिसल, मेरी मर्जी। हाँ जी, सवाल पढ़ लो, वास्ता जो सवाल पढ़ लो, सवाल करना है, सवाल। अब आया ना असगर, अब पठान लाया होगा मार्कर, है मजा आ जाएगा। लाओ भाई, जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह, देखने की भी जरूरत नहीं, पता है। अच्छा जी,
मैं क्या देख लो। सीमा एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस वेरियस लेदर, इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, वो यूज यही करते हैं। फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट बीटा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एक्सपेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सवाल में अब कोई जान नहीं है क्योंकि जो मसले मसाइल हैं वो हमने वैसे ही अलग करके कर लिए हैं, तो 1 घंटा मोर देन इनफ है। जितनी जल्दी सवाल हो जाएगा उतनी जल्दी छुट्टी, क्योंकि इसके अलावा तो मैं कुछ रट्टा लगा के ही नहीं आया। वैसे अगर आप कहेंगे तो कोई और देख भी सकता है, बंदा मिल के देख लेंगे, मैं तो नहीं रट्टा लगा के आया। सेल्स, अच्छा इधर देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फ्रॉम एससीज बजट डॉक्यूमेंट फॉर द, यार कमाल नहीं होगी उस्ताद जी, सेल्स गिवन है कौन सी वाली भला? मुझे लगता है मेरा तो काम हो गया है। 25 हम 1000 में कर लेते हैं, मिलियन वाला काम भी ठीक नहीं, लेकिन सिफर सारी नहीं लिखनी है, ठीक है 1000 में करेंगे। ओके, ये गिवन मुझे, सुभान अल्लाह। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब ये जो 10,000 है बजट में से उठाया, तो ये कौन सी प्रोडक्शन है? मैंने कहा बता दूं, बजटेड प्रोडक्शन, सब कुछ ही इसमें, सब कुछ ही बजटेड है, इस पूरी स्टेटमेंट में सब कुछ ही बजटेड है, सुभान अल्लाह। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल 9,000, सुभान अल्लाह, डायरेक्ट लेबर है 3600, उसके बाद, और इसको कुछ ना कहना, ये नहीं, ये वेरिएबल में नहीं ना आएगा, तो हम फिर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे इन 3 का टोटल करके। यार कमाल नहीं होगी, एकदम से सवाल ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और फिर बाद में इसको भी ले लेना, ये ना बिल्कुल ही कांटा लगा दो। वो कोई नहीं, खैर कोई नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो क्या हुआ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 15 वॉज 12,000 यूनिट्स, ठीक है। देखो भाई, प्रोडक्शन का सोचा था 10,000 होंगे, कहाँ है क्लोजिंग इन्वेंट्री? ओ हाँ यार, कमाल कर दिया यार, आप लोगों ने कमाल कर दिया। बजटेड स्टॉक हमने सोचा था हम रखेंगे 200, अच्छा बाय द वे एक्चुअल हो रहा है होना है, ये तो ये भी मसले हैं बजट और एक्चुअल में। जो सोचा था उतना नहीं बिका, जो सोचा था उतना नहीं बिका, तो आपका स्टॉक, बजट के स्टॉक में सोचा था, एहतियातन ज्यादा बनाते होते हैं ना, सोचा था 10,000 बनाएंगे, 9800 बिक जाएंगे, 200 ज्यादा बना लेंगे, ठीक है थोड़ा स्टॉक में पड़ाओ, लेकिन असल में बनाए भी पता नहीं कितने, बना 12 गए और कहीं जाकर हाँ 11, इसका मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ना है आपको, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए छोटी सी वर्किंग मैं वहीं कर लूंगा, एक बार निकाल लेंगे, बजट वाला भी और एक्चुअल वाला भी, ओके। अच्छा, लेकिन मसला तो फिर भी कोई नहीं है, फिलहाल मैं बजट पे चल रहा था, ओके। एक्चुअल प्रोडक्शन आगे शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल में जरा बजट को पढ़ लें पहले, यहां से एक्चुअल काम शुरू हो गया, देखते हैं। एक्चुअल मटेरियल वाज इश्यूड टू प्रोडक्शन, एक्चुअल मिनिमाइज लेबर, इंक्रीज किया प्रोडक्शन, एक्चुअली चल रहा है। मशीन आवर्स में ये मसले हैं, वेरिएंसेस को पीरियड कॉस्ट ये बाद में देखेंगे, और नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ बीटा, एक्चुअल इन्वेंट्री में बी वैल्यूड एट, तो ये तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का मसला है, ठीक है। तो यहां से ऊपर ऊपर मेरे ख्याल में हम क्या कर लें, बजटेड प्रॉफिट, आधे आधे नंबर तो होने ही है, तो एक्चुअल को सैड ते लाओ, स्टैंड ते लाओ एक्चुअल नू, तो पहले बजटेड पूरा कर लेना, ठीक है। तो आसान सवाल, बजटेड सेल्स 25,000, ये देखा मार्कर अब आया ना, मार्कर पहाड़ के नीचे जी। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आए वर्किंग 1, वर्किंग 1 में मैं चाहती है मारता रहता हूं, बार बार उधर नहीं जाते, ठीक है, आप अपने नोट्स को सामने रखें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है कितनी, 9,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है 3600, मैंने नजर से कोई से आया, मैं फिर थोड़ी मान ली। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स है 4400, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है 4400। अब बस एक मिनट ब्रेक लो, हैं नहीं एक मिनट ब्रेक लाओ, मार्जिनल कॉस्टिंग है, मैं लिख दूं, जगह नहीं है, लिख लो ऊपर, मार्जिनल कॉस्टिंग है ये। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये टोटल कॉस्ट आ गई कितनी, अच्छा अब ये 17,000 क्या है, फूटा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, बोलो ना बेटा, टोटल प्रोडक्शन, हाँ बजटेड है, वही बजट वही तो ऊपर लिख दिया ना, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड करते होते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, लेकिन ये हर चीज यहां पे क्या चल रही है, तो इसलिए अब प्लस करें ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो कि उसने कहा है कोई नहीं है, लेस करेंगे
क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसका फॉर्मूला है 17,000 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय अ प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, सेल नहीं प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन। वो सेल ऊपर, यहां सेल उन्होंने 9800 ही ली हुई है, वो टोटली दिया होता तो मैं पागल थोड़ा ही हूं कि मैं वो 9800 को फिर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके वही 25 बनाऊं जो पहले बना हुआ है। आप होंगे पागल, मैं तो पागल नहीं। वैसे कहते हैं हर पागल यही कहता है, मैं पागल नहीं मैं कहा तुसी जुगर लानी में आप ही लाना पड़ा जी। तो 17,000 क्या है, 17,000 क्या है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, डिवाइड करो इसको 10,000 क्या है टोटल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, इनटू वो नहीं मतलब नहीं है अभी तो नहीं है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके बाद यहां पे क्या आना है कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहां पे मैं कर लेता हूं वर्किंग नंबर, मैं 1.1 कर देता हूं, चलो अब 2 को पहले लिख दिया ना असल में। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओपनिंग, मैं बताता हूं तुम्हें, परचेज या प्रोडक्शन, परचेज नहीं प्रोडक्शन, ये रॉ मटेरियल नहीं है ना, प्रोडक्शन और लेस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश, नहीं सेल कर दें क्योंकि हमें क्या चाहिए हम। तो ये इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लिया करते हैं अपनी मर्जी से, तो जी लेस कर दें सेल के यूनिट्स, लेकिन ये सब यूनिट्स होंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स पे। अब मैं बजटेड ही यहीं पे कर लेता हूं, दोबारा मुझे ना लिखना पड़े तो एक्चुअल भी इसी वर्किंग में कर लूंगा, ठीक है। अब बजटेड में कहा उन्होंने ओपनिंग में कोई भी फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं था, प्रोडक्शन की है हमने 10,000 बजट था ना, और सेल करेंगे 9800, तो क्लोजिंग होगा 200। सवाल बस लेंथी हो रहे हैं, मुश्किल तो नहीं हो रहे, तो ये सिफर को ऐसे करें। अब 200 वर्किंग नंबर 1.1 जी 16,000, ये हमारी क्या आ गई बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल। कंट्रीब्यूशन बजटेड कितना है, और बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन है 3800, सब कुछ सवाल में गिवन है। तगड़े हो जाओ बस, आता है सब आपको। ये कोई हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये सवाल 3-4 दिन में नहीं किया, आपको लगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल 3-4 दिन में किया है, ये हमने तकरीबन 100 दिन में किया है। ये वाला सवाल खुद सोच लें कि इसमें सारा कुछ ही है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको एंड पे रखने का मकसद यही होता है बेटा, ये शुरू में नहीं हो सकता। सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है तो फिर सारा कुछ साथ साथ पढ़ाएं तो फिर तो हो गया काम, फिर वो भूल ही जाएगी करने क्या आए थे, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, कोई पूछे ना आपसे तो बताना उसको जूनियर कल को, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एफओएच का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना उसको कि जान नहीं छूटनी, चाहे डिसीजन मेकिंग होगी चाहे उससे आगे जहां मर्जी चले जाओगे, बता देना भला कर देना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कंजूसी ना किया करो। मेरे पास जो होता है मेरा दिल होता है मैं आपको पहुंचा दूं, क्या छुपाना, आपसे क्या पर्दा। हाँ जी चलें। आप टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन थी 30 और प्रॉफिट 4540, वो बाद में लिख लेंगे, पहले इधर रोला मुकाओ, असल लड़ाई तो अब शुरू होनी है एक्चुअल। लो जी अब ऊपर वाला डेटा हो गया खत्म, फिलहाल कहीं यूज करना पड़ा तो कर लेंगे। सवाल में उसने कहा था 5,000 किलो परचेज करेंगे, और कहीं पे उसने इसके बारे में नहीं लिखा हुआ कि हमारा कोई स्टॉक होना है बजट में मटेरियल का, इसलिए सुकून मारे, ठीक है। अच्छा जी आते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन की तरफ। तो कहता है एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर दिसंबर 15 वाज 12,000 यूनिट्स, वेयर एज एसई अर्न्ड रेवेन्यू ऑफ 30 मिलियन बाय सेलिंग। अब एक्चुअली प्रोडक्शन हमने की है 12,000, बेचे हैं 11,000, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे 11,000 यूनिट्स निकालने के लिए पहले 30 को 11 से डिवाइड करके पहले पर यूनिट निकालना चाहिए। पागल हूं क्या मैं? हम पागल नहीं हैं, बोलो सारे, हम पागल नहीं हैं, मैं पागल नहीं हूं अच्छा
तो भाई हम पागल थोड़े हैं कि हम 30 मिलियन को पहले 11,000 से डिवाइड करें और फिर पर यूनिट सेल प्राइस निकालें, फिर उसको पर यूनिट को फिर 11,000 से मल्टीप्लाई करके वहां पे लिखे गिवन है एक्चुअल सेल 30 मिलियन यानी 30,000, तो सीधा आकर लिखो यहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं कि हम पागल नहीं। नेक्स्ट इज ओके, ये सवाल इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों ने इसको बनाया हुआ है ना, मशहूर है जैसे ये, इतना मुश्किल है नहीं ये जितना लोगों ने इसके बारे में मशहूर किया हुआ है। मैं भी लोग ही हूं इस वक्त, आप सवाल करते हो भूल जाया करें, मुझे भी भूल जाया करें, मैं भी लोग ही हूं। मैंने जो मशहूर किया हुआ था सिर्फ आपको बुलाने के लिए किया हुआ था, है ना। गोलियां चेक करो मेरी। चलो जी शुरू करें आगे। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए लेकिन एक्चुअल वाली, तो एक्चुअल मटेरियल निकालना है, पढ़ो जरा, यहीं से कहीं से मिलेगा। 5700 kgs ऑफ मटेरियल वाज इशूड टू प्रोडक्शन। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ये पड़ा हुआ है ओपनिंग, हम तो कंज्यूम्ड निकालेंगे ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट निकालेंगे 570, ठीक है, 3000 यूनिट्स की। उसके बाद परचेज किया आपने ये, और क्लोजिंग जो है वो भी निकालना है अभी, जुल्म। तो तीसरी चीज भी आ गई, लेकिन पहले मैं फिनिश गुड्स की तरह निकाल लूं। ये देखो यूं कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक एक कोई वर्किंग से काम चलाओ, ठीक है, ये बजटेड है फिनिश गुड्स के लिए, ये एक्चुअल निकाल लो ऐसे ही फिनिश गुड्स के लिए, और यही फॉर्मेट जरा यूज हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिलहाल तो जरा वो बताओ ओपनिंग फिनिश गुड्स कोई पड़ी थी एक्चुअल में? एक्चुअल में ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं थी, और एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन की कितनी और सेल कितनी कर दी थी? 11,000। मैं कहा यार निकाल के रख लो इसको भी, यहीं पे ही निकालना था मैंने। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? तो एक्चुअल में क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक ये है, ओके। नो ओके क्यों, क्या मसला है? अच्छा, ऐसे ही रॉ मटेरियल की भी आप स्टॉक की बात कर लें, ठीक है। रॉ मटेरियल, अब ओपनिंग में कोई स्टॉक पड़ा है? यस पड़ा है, एक्चुअल में पड़ा है 3000 kgs पड़ा है, 15,000 पर चेजा है, 5700 इशू किया है, इस्तेमाला है जी। 57,000। अब सेल करेंगे या यूज करेंगे? रॉ मटेरियल यूज होना, सेल नहीं होना था जी। 12,300। ठीक है, ये जरा वर्किंग वध गई जी अगे, सुभान अल्लाह, हाय हाय, सीढ़ी बन गई सीढ़ी। ये आपकी कामयाबी की सीढ़ी है, ये जो आप आए हैं ना, पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली। ये थोड़ी ऊंची थी, देखें जरा, मुश्किल था आपके लिए, मुश्किल था ये कदम उठाना। वापस नहीं जाना उत्ते, फिर हुण उत्ते तुसी कमंद पानी है। चलें आगे, ले आए भाई। अच्छा जी, अब कहता है 5700 मटीरियल, 5700 रुपये, 5700 kgs मटीरियल हमने इशू किया है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो कंज्यूम्ड ही हमें चाहिए होता है, पर एक मसला है, चूंकि ये FIFO पे चल रहे हैं, तो मैंने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट लेनी है, मुझे चाहिए क्या? वैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही चाहिए होता है, पता है ना। ये डायरेक्ट मटेरियल जो होता है ना, ये कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट होती है। तो जब मैं एक्चुअल में आया तो मुझे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो निकालनी थी, कंज्यूम्ड की कॉस्ट निकालनी थी। डायरेक्ट मटेरियल इधरों शुरू करो, पाएं थोड़ा होर परों शुरू करो, शायद वर्किंग हो जाए। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट चाहिए होती है। ये मैंने कंज्यूम्ड इसलिए लिखा, पहली बार स्टॉक आया, वरना तो काम चल रहा था। अब मसला ये है कि मैं यहां पर 5700 kgs को एक्चुअल रेट जितना भी गिवन है, लेट्स से XYZ, ये नहीं लिख सकता, कोई एक रेट नहीं है। क्या मतलब? भाई एक्चुअल रेट आपके सामने पड़ा तो है,
3, ये यहां से निकालना पड़ेगा जी। आप बताओ, अगर 5700 केजीज हैं, ठीक है, तो आप डिवाइड करो इसको 3000 से, ये नहीं पूरा लिखना ना, और इसको डिवाइड करो 15000 से, तो आंसर क्या आएगा? 1900 पर केजी। माशाल्लाह, एकदम महंगा मटीरियल है कि सोने का मटीरियल है बस, क्या करें, होता है मटीरियल ऐसे महंगा। 1900 रुपीज, 1900 पर केजी और रुपीज 17। अब मसला क्या है, मैं 1900 के हिसाब से कंजम्पशन रिकॉर्ड कर लूं या 1750 के हिसाब से? ना 19 से ना 17.5 से, क्योंकि उसने क्या लिखा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपने यूजे हैं 5700 केजीज, देखो ना, आप सवाल करना, ऐसे लोग सही डराते थे इससे आपको। तो अगर आपने इस्तेमाले हैं 5700 किलोज, तो पहले कौन से इस्तेमाले हैं? और अगर यही एफको होता तो आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करते तो एक रेट निकल आता, पर ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा भी हो जाएगा आगे चल के। एनू से पहले पढ़ो। अब 5700 केजीज कंजम्पशन है, लेकिन मसला क्या है, इसमें से ओपनिंग कितना है? 3000 केजीज जो है उनका रेट 1900 है, प्लस बकाया कितने? 2700 का 1750। ठीक है जी। ये कहां से निकले हैं, इसकी को छोटी सी वर्किंग करना ले, यहां पे वर्किंग नंबर 2.1 कर लो जी। यहां पे मैंने क्या निकाला, मैंने पर यूनिट पर केजी रेट निकाला। ठीक है, मैंने कहा यहां पर ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जो है उसका मैंने क्या निकाला है जी, रेट पर केजी। ये एक्चुअल रेट भी है, बल्कि इसको यूं लिख लो, ज्यादा अच्छा है, अभी काम आ जाना है। एक्चुअल रेट पूरा लिखेंगे तंग पड़ जाएंगे, AR लिखें, सुभान अल्लाह, AR पर केजी लें। अब ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, डिवाइड किया हमने इसको, ओहो केजीज हैं, ये कॉस्ट नहीं है जी, कितनी कॉस्ट है? 57, तो 5.7 मिलियन लिखो, कैलकुलेटर पे पूरा लिख लेना, ये तरीका है लिखने के लिए। 5.7 मिलियन लिखो और कैलकुलेटर पूरा लिख लेना, ओके। डिवाइडेड बाय 3000 केजीज, तो आंसर इज 1900 रुपए। ये 1900 रुपीज, 1900 पर केजी। ठीक है, ये मैंने कहा कहीं सवाल में था नहीं ना, तो एग्जामिनर भाई को निकाल कर देना होगा आपने। इसके साथ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, ये क्या रेट पर पड़ी हैं, तो 26.25 मिलियन टोटल कॉस्ट है और परचेजे हैं 15,000 केजीज। तो आपको ये 1 किलो कितने में पड़ा है? 1750। कितना ही अच्छा होता एफ को यूज कर लेते, हम एक ही रेट निकाल लेते, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय सारे यूनिट्स कर देते। खैर चलो 1700, ये ज्यादा अच्छा हुआ कि हमने ये सीख लिया। अब दिस इज वर्किंग 1.1 एंड 1. सॉरी, ओके, डांगा कर लो डांगा 2.1 और 2.1 मेरे तेते डांगा तैयार ने, आप जो मर्जी कर देना ना फरमान औलाद। अच्छा जी, अब थोड़ी जी 10425, ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ओके, आगे बढ़िए। अच्छा, अब वो नहीं टेंशन लेनी आपने, डायरेक्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, मैंने कंज्यूम्ड ले लिया है, पहले ही कंज्यूम्ड ले लिया है मैंने। कौन से यूनिट्स उठाए हैं? 5700। ओके, अच्छा जी, चलें आगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। या अल्लाह, ऐसे कोई रोला ना होए, 1 मिनट जी। वैसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैंने ये एक्चुअल रेट बाद में वेरिएंस में यूज नहीं करना, मेरी मर्जी है, किसी भी तरह से सवाल करो, मैंने कभी रोका है आप लोगों को? मैंने कभी नहीं रोका। आप खुले दिल से सवाल किया करें, ये मैथ का पर्चा है, मैथ का बड़ा मार्जिन है इसके अंदर, इसीलिए तो 40% से ऊपर ही हमेशा इसका रिजल्ट होता है कि बच्चा हाथ पांव मारता है, उसको कुछ ना कुछ मिलते चले जाते हैं नंबर, आपको कुछ ना कुछ, आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर ले लेने इंशाल्लाह। ठीक है भाई, कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू करें, कर लें फिर।